ओके, तो इस वीडियो में मेरा ये अटेम्प्ट होगा कि मैं बिटकॉइन इतने सिंपल में समझा दूं कि हमारी दादी जी को भी इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो को समझने के बाद हम बिटकॉइन तो समझ ही लेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड दूसरी क्रिप्टो को भी समझ पाएंगे, जिससे हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि स्टोरी के साथ साथ आपको एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी भी समझा दूं जो बिटकॉइन में यूज होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो मेरे खुद के कंक्लूजन्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं खुद की रिसर्च से और रीडिंग से। तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर कर लें। और एक सूटेबल प्लेटफॉर्म जहां से हम अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं वो है कॉइनस्विच कुबेर, जो इस वीडियो में हमारे पार्टनर भी हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो लेट्स इमेजिन आप अपनी दादी जी के पास जाते हैं और वो आपसे पूछती हैं, बेटा ये अखबार में ब्लॉकचेन बिटकॉइन आ रहा है, ये सब सरकार कभी बोलती है इसे बंद कर देगी, कभी बोलती है इसे बंद नहीं करेगी, तुझे पता है कि ये सब क्या है? आप कहते हो हाँ हाँ कुछ नहीं है दादी जी, बस खाता लिखा हुआ है, हिसाब किताब किसने किससे कितने बिटकॉइन लिए, कितने दिए, शुरू से लेकर सब लिखा है इसमें। हम इसमें सब देख भी सकते हैं। ये देखो, ये है डब्बे यानी ब्लॉक। अभी तक 7,11,000 के करीब हो चुके हैं। अगर हम इन्हें राइट साइड को स्क्रॉल करें तो हम बाकी डब्बे भी देख सकते हैं। अब इनमें चेन नहीं दिख रही, लेकिन लगभग हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक यानी डब्बा इसमें बनता रहता है। अब क्योंकि ये डब्बा एक के बाद एक लगा हुआ है, इसलिए इसे ब्लॉक चेन कहते हैं। हमारी दादी जी बोलती हैं, खाता लिखा हुआ है डब्बों के अंदर, दिखा तो डब्बे के अंदर क्या लिखा है। ये लो किसी भी ब्लॉक यानी डब्बे को ओपन करके देखते हैं। लेट्स से हम 710697 ब्लॉक को खोलते हैं। तो आप ये पहली वाली ट्रांजैक्शन भूल जाओ, लेकिन निचली वाली ट्रांजैक्शन देखो। हम इसमें देख सकते हैं कि इस एड्रेस से 0.43544434 बिटकॉइन 3 एड्रेसेस में गए हैं। इसके नीचे देखो, इस बंदे ने 6.91312108 बिटकॉइन 3 लोगों को ट्रांसफर किए हैं। अब क्योंकि ये खाता बुक, जिसे अंग्रेजी में लेजर भी कहते हैं, ये सबको दिख रहा है, इसलिए इसमें लोगों के नाम नहीं है, बस नंबर हैं और अंग्रेजी में लेटर्स हैं। किस एड्रेस को इतने बिटकॉइंस दिए, लेकिन है ये खाता ही। फिर हमारी दादी जी बोलती हैं, अच्छा ये बड़ा अजीब सा तरीका है खाता लिखने का, किसी का नाम ही नहीं है। चल मैं समझ गई, किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी का नाम नहीं लिखा, बट ये तो बताइए बिटकॉइन क्या है? रुपए डॉलर तो हमने सुने हैं, लेकिन बिटकॉइन ये किस देश की करेंसी है? हम अपनी दादी जी को समझाते हैं, अरे दादी जी ये किसी देश की करेंसी नहीं है। देखो जैसे हमारे रुपए या डॉलर्स है ना, उसी तरीके से बिटकॉइन है। लेकिन आप ऐसा समझो कि ये पूरी दुनिया की करेंसी है। इससे भी बेटर है कि आप ऐसे समझो कि ये कंप्यूटर के अंदर का सोना है, गोल्ड है, जो हम किसी को दे सकते हैं या खरीद सकते हैं। बस इस सोने का नाम बिटकॉइन है। तो इसका मतलब मैं ये बाजार में बेच सकती हूँ? नहीं, बाजार में हम इसे नहीं बेच सकते, क्योंकि अभी दुनिया का हर इंसान इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसकी कीमत भी इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं। असली में तो बस ये खाता ही है। अब सोने की कीमत भी इसीलिए है क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं कि अगर हम मार्केट में जाएंगे और किसी को सोना बेचेंगे तो वो हमें पैसे दे देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास। अगर विश्वास नहीं होगा तो ना ही सोने की कीमत होगी और ना ही इस बिटकॉइन की। फिर हमारी दादी जी हमसे बोलती हैं, पागल कहीं का, बोल रहा है सोने की कीमत नहीं है। हमारे बुजुर्ग पागल थे क्या? अब सोने को दादी जी हम खा थोड़ी ना सकते हैं, पर अभी हम इसे रहने देते हैं। आप कुछ और पूछो। अच्छा, मतलब सोने की तरह ही जमीन से लोग बिटकॉइन निकालते हैं? नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। लोग बस अपना एक तरह से कंप्यूटर ऑन करके छोड़ देते हैं। ये कंप्यूटर एक पजल सॉल्व करता है और जो पहले पजल सॉल्व करेगा उसे बिटकॉइन मिलेंगे। ये देखो चाइना में लोग कैसे पूरी फैक्ट्री के अंदर ग्राफिक कार्ड्स या एसिक माइनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी देखो, कई लोग इंडिया में भी घरों में माइनिंग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर ऑन करके कौन सी पजल सॉल्व करते हैं? ये कोई वीडियो गेम है क्या? कोई अमेजिंग पजल है? नहीं दादी जी, एक्चुअली में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हैश। पहले हम इस हैश को समझ लेते हैं। अगर मैं गीगल वर्ड का हैश निकालता हूं तो ये 64 का नंबर या लेटर का कॉम्बिनेशन निकलेगा। 1D8574 3D2 ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं गीगल फुल स्टॉप का हैश निकालता हूं तो ये भी 64 नंबर या लेटर का कॉम्बिनेशन ही निकलेगा, लेकिन सिर्फ एक फुल स्टॉप लगाने से पूरा हैश चेंज हो गया। अब मैं गीगल स्टैंड्स फॉर ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ, इसका हैश निकालता हूं, ये भी 64 लेटर का एक हैश निकला। अब इस हैश की कुछ अमेजिंग बातें हैं, जैसे कि पहली, हम किसी भी चीज का अगर हैश निकालते हैं, जैसे कि इस केस में हमने SHA-256 वाला हैश निकाला था, तो वो हमेशा 64 लेटर का ही होगा। चाहे फिर हम एक लेटर का हैश निकालें या फिर पूरी इंसाइक्लोपीडिया का हैश क्यों ना निकालें, लेकिन वो रहेगा 64 लेटर्स का। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक छोटा सा चेंज भी अगर हम उसमें कर देंगे तो वो हैश बिल्कुल डिफरेंट होगा पिछले वाले नंबर से। जैसे कि हमने हैश देखा था गीगल और गीगल फुल स्टॉप का,
थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसी भी सेंटेंस या नंबर का हैश तो निकाल सकते हैं, लेकिन हैश से वापस उस सेंटेंस तक नहीं पहुंच सकते। और चौथा, किसी भी सेंटेंस या नंबर का हैश बड़ी जल्दी निकाला जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाल के दिखा दिया। अभी जो कंप्यूटर को काम दिया जाता है वो काम ये है कि ब्लॉक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस थी, जैसे कि किसने किसको पैसे दिए थे, उसके साथ उन्हें कोई नंबर ढूंढना है ताकि उसका हैश किसी नंबर ऑफ जीरोस के साथ शुरू हो। यानी ये देखो, ब्लॉक 710921 का नया ब्लॉक F2 पूल नाम के माइनर्स ने लिखा है और इन्हें इसके लिए 6.25 बिटकॉइंस मिले हैं। अब F2 पूल को ये 6.25 बिटकॉइन इसीलिए मिले हैं क्योंकि ये ऐसा नंबर ढूंढ पाए थे जिस नंबर को ट्रांजैक्शन के साथ अगर हम ऐड कर दें तो शुरू में 20 जीरोस हैं। ये देखो 20 जीरो वाला हैश। कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, तू क्या बोल रहा है? अरे दादी जी रुको, मैं और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। ये देखो, मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि गीगल वर्ड के साथ ऐसा कोई नंबर लिखो कि आपके हैश के एंड में 7 जीरो आए, तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको एक एक नंबर लिख के ही चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप लिखोगे गीगल 1, तो ये वाला हैश आएगा जिसके एंड में कोई जीरो नहीं है। इसके बाद हम गीगल 2 लिखेंगे तो भी कोई जीरो नहीं है। वैसे ही गीगल 3, गीगल 4 लिख के फिर जैसे ही हम गीगल 11 लिखेंगे तो इसके एंड में एक जीरो आ जाएगा। मैंने तो ऐसे ही एक एक नंबर चेक करके गीगल 200 तक भी निकाल के देख लिया, लेकिन हैश के एंड में मुझे एक ही जीरो मिला। अब आप सोचो, कोई मैनुअली तो इसे नहीं कर सकता, इसलिए माइनर्स मशीन ले लेते हैं। जैसे कि ये देखो, इसकी हैश पार 376 मिलियन हैश पर सेकंड है, यानी 376 मिलियन हैशेस एक सेकंड में ये निकाल सकता है। मैनुअली मैं तो एक सेकंड में निकाल पाया। अब जितनी ज्यादा हैश पावर होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि वो माइनर पहले हैश पावर ढूंढ लेगा। तो इन शॉर्ट गेम ये है कि माइनर्स को हैश ढूंढना होता है जिसके आगे लेट से कि 20 जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब वो इसे ढूंढने के लिए ट्रांजैक्शंस के आगे एक एक नंबर लिख के ट्राई करता रहेगा कि किस नंबर को ट्रांजैक्शन के आगे लिखने से हैश के शुरू में डिजायर्ड नंबर ऑफ जीरोस आ जाते हैं, और इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। यानी तुमने प्रूव कर दिया है कि तुमने काम किया है, बेशक वो काम कंप्यूटर ने ही किया हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कॉइन स्विच के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि इस वीडियो में हमारे पार्टनर भी हैं। कॉइन स्विच कुबेर में हमें 85 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती हैं, जिनमें हम सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर का यूआई बहुत ही सिंपल है, जिसे यूज करना कोई भी आसानी से समझ जाता है। इस प्लेटफॉर्म में 1.5 साल में 14 मिलियन से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं। अगर हम क्रिप्टो के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम इनका यूट्यूब चैनल कॉइन स्विच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स कॉइन स्विच ने बहुत ही इजी बना ली है, और तो और कुछ नए कॉइन्स भी लिस्ट हुए हैं रिसेंटली। आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं कॉइन स्विच कुबेर पर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पर हमारी दादी जी पूछती है, तो तू बोल रहा है कि जो भी माइनिंग कॉन्टेस्ट जीतेगा वो ही नेक्स्ट खाता लिखेगा, यानी लेजर लिखेगा? तो अगर किसी ने बहुत सारे माइनिंग रिग्स लगा लिए तो वो तो चाहे जितने ज्यादा खाते चाहे उतने लिख ले, खुद के नाम ही सारे बिटकॉइंस कर ले, फिर तो उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो दादी जी, आप ठीक बोल रहे हो कि अगर किसी ने बहुत सारे माइनिंग रिग्स लगा लिए तो वो ऐसा कर भी सकता है। इसे क्रिप्टो की दुनिया में 51% अटैक भी बोलते हैं। जैसे कि इस पाई चार्ट में देखो, 29.2% माइनिंग BTC.com वाले करते हैं। बेसिकली ये पूल सर्विस है, जैसे कि हम भी घर में एक माइनिंग रिग खरीद कर इनके साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद एंट पूल है 15.4% भी, और इसके बाद 11.9% है स्लश पूल। एक्चुअली ऐसा 2014 में एक बार हो भी चुका है। Gash.io माइनिंग पूल की माइनिंग कैपेसिटी 55% हो गई थी, तो खुद ही कुछ माइनर्स इसे छोड़ के चले गए, और एक महीने के बाद इसकी माइनिंग कैपेसिटी 38% हो गई थी। फिर Gash.io माइनिंग पूल ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो अपनी माइनिंग कैपेबिलिटी कभी भी 51% से आगे नहीं लेके जाएगा। लेकिन दादी जी, हमेशा ऐसा भी नहीं हो सकता कि 51% माइनिंग कैपेबिलिटी वाला ही हमेशा नेक्स्ट ब्लॉक लिखेगा, क्योंकि ये एक लकी ड्रॉ टाइप चीज भी है कि जिसने पहले हैश ढूंढ लिया वो जीतेगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट लकी ड्रॉ बाकी बचे हुए 49% में से ही किसी का निकल जाए, फिर तो नेक्स्ट ब्लॉक वो ही लिखेगा। ये देखो, कभी कोई माइनर जीत रहा है तो कभी कोई और। फिर हमारी दादी जी हमसे पूछती है, ये 21 मिलियन बिटकॉइन की क्या गेम है? देखो दादी जी, जो सतोशी नाकामोटो थे वो चाहते थे कि हर 2,10,000 ब्लॉक्स जुड़ने के बाद जो बिटकॉइन मिल रहे हैं वो हाफ हो जाए। तो शुरू में हर ब्लॉक के लिए 50 बिटकॉइंस ही मिलते थे। ये देखो ब्लॉक नंबर 1 जो सतोशी नाकामोटो ने खुद ही माइन किया था, इसमें ब्लॉक रिवॉर्ड 50 बिटकॉइंस है, और ऐसे सिस्टम में पहली बार 50 बिटकॉइंस पैदा हुए।
फिर ये 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद 50 से घटकर 25 हो गए, फिर 12.5 और अब 6.25 बिटकॉइंस है माइनिंग का रिवॉर्ड। अब इसका नॉर्मल मैथ्स करो तो ये एक डिक्रीजिंग सीरीज बन जाती है। 2,10,000 इंटू 50 बिटकॉइन प्लस 2,10,000 इंटू 25 बिटकॉइन प्लस 2,10,000 इंटू 12.5 प्लस 2,10,000 इंटू 6.25 एंड सो ऑन। अब अगर इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि सम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो ये बन जाएगा 2,10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 21 मिलियन। तो इसीलिए ये 21 मिलियन यहां से आया, क्योंकि 50 बिटकॉइन से घटते घटते ये ऑलमोस्ट 0 बिटकॉइन का रिवॉर्ड फाइनली माइनर्स को मिला करेगा। अच्छा, ये बता, जब बिटकॉइन पूरे माइन हो जाएंगे तो कोई भी माइन क्यों करेगा? क्यों इतने महंगे कंप्यूटर खरीदेगा? क्यों बिजली पर पैसे बर्बाद करेगा? एक्चुअली बिटकॉइन तो माइनर्स को मिलते ही हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अपने बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं वो माइनर्स को ट्रांजैक्शन फीस भी ऑफर कर देते हैं। अब जो जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन चाहता है उतनी ज्यादा वो ट्रांजैक्शन फीस माइनर्स को दे देता है। अब माइनर्स भी जिससे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी उसी की ट्रांजैक्शन सबसे पहले लेजर में लिखेंगे। ये देखो फी रिवॉर्ड को, यहां पर लोग ट्रांजैक्शन फीस भी दे रहे हैं। इसलिए जब पूरे 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे उसके बाद जो ट्रांजैक्शन फीस है वो तो माइनर्स को मिलेगी ही मिलेगी, जिसका मतलब ये भी है कि ट्रांजैक्शन फीस बढ़ती रहेगी। अब क्या करें, बिटकॉइन का सिस्टम ही ऐसा है। मेरे दोस्त का एक पोता बता रहा था कि उसने ये तेरे बिटकॉइंस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसके तो 1,000 रुपए से ज्यादा कट गए। 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कट गए? अच्छा, वो ट्रांजैक्शन फीस होगी ना। अब हम किसी एक्सचेंज से जब पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन फीस को ऑप्टिमाइज करने की वो कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे से हमारे बिटकॉइंस इधर से उधर चले जाएं, तो वो ट्रांजैक्शन फीस तो अब इसमें लगेगी। अच्छा, ये बता कि अगर मेरे से ये बिटकॉइन किसी और के अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गई तो हम किसके पास जा सकते हैं? किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इसमें कोई मेन अथॉरिटी नहीं है। इसलिए बहुत ही ध्यान से एड्रेस यूज करना पड़ेगा। और अगर बिटकॉइन सेंड करना ही है तो जिसे बिटकॉइन सेंड करना है उसे बोलना अपने बिटकॉइन का ही एड्रेस दे, कहीं गलती से इथीरियम या किसी और क्रिप्टो का एड्रेस ना दे दे, वरना बिटकॉइन खो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर मैंने सुना था ये चाइना वाले तेरी माइनिंग शाइनिंग को बंद कर रहे हैं। हाँ, अब चाइना वालों ने माइनिंग पर बैन लगा दिया है, तो इसलिए चाइना वाले माइनिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाकी माइनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी खुल गई है, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा बिटकॉइंस मिल सकते हैं। ये देखो, चीनी लोग अपनी माइनिंग रिग्स को डिसमेंटल करके ट्रक्स में भर के लेके जा रहे हैं, और हो सकता है कि इंडिया में भी बाद में ऐसा हो जाए। अब ये थोड़ा रिस्क तो है। ये 4200 करोड़ के पिज्जा की क्या न्यूज सुन रही थी मैं? इतना महंगा पिज्जा कौन खाता है? बड़े अमीर लोग हैं दुनिया में बेटा। दादी जी, एक्चुअली ये ब्लॉक नंबर 57043 तक कोई बिटकॉइन से असली सामान नहीं ले रहा था, इसलिए लैज़लो हेन्स ने एक बंदे को कहा कि मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दे, मैं तुझे 10,000 बिटकॉइंस दे दूंगा। और इसीलिए अब सब उसका मजाक बनाते रहते हैं कि उसने 4200 करोड़ रुपए के पिज्जा खा गया, क्योंकि आजकल 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी ही है। बहुत कुछ समझ आ गया, बस एक बार पूरा रिवाइज करवा दें। ओके, तो जब भी हम किसी को बिटकॉइन सेंड करते हैं तो वो पहले मेम पूल में जाता है, जिसे कहते हैं मेमोरी पूल में, और माइनर्स को एक नंबर ढूंढना पड़ता है ताकि जब वो उस नंबर को ट्रांजैक्शंस के आगे लिखें तो एक ऐसा हैश नंबर अचीव हो जाए जिसके आगे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जीरोस हो। जितने ज्यादा जीरोस होंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा ऐसा नंबर ढूंढना। अब जो माइनर वो नंबर ढूंढ लेगा उसे बिटकॉइन रिवॉर्ड और ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी, और इसी माइनर को मौका मिलेगा नया ब्लॉक क्रिएट करने का जिसमें सबकी ट्रांजैक्शंस होंगी। ओके दोस्तों, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आप ऐसा और नॉलेजेबल कंटेंट अपने फ्री टाइम में भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 170 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आपको इन फ्री बुक समरीज की क्वालिटी पसंद आती है तो आप अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डोंट वरी, 170 बुक समरीज के अलावा हम हर हफ्ते एक फ्री बुक समरीज में ऐड करते रहते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।